लगता है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। उमर अयूब के बाद अलीमा खान ने भी फौजी क़यादत को इमरान खान की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुंचा दिया है कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। दरअसल हमें लड़वाने वाली कुव्वतें नून लीग और PDM हैं। आप सिर्फ न्यूट्रल हो जाएं। मसला ये है कि न्यूट्रल तो इमरान खान के नजदीक जानवर होते हैं। फौजी क़यादत को मीर जाफर, मीर सादिक, डर्टी हैरी जैसे अलकाबात से नवाजना, उनकी बदतरीन किरदार कशी करना और फिर नून लीग को विलन करार देना किस किस्म की पॉलिसी है? सवाल ये है कि क्या फौजी क़यादत इमरान खान की जानिब से गुडविल जेस्चर का मज़बूत जवाब देगी? दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से एक बार फिर PTI को मज़ाकरात की पेशकश, और PTI की ना क्या जाहिर करती है? अमरीकी सेनेटर मार्को रूबियो की जानिब से पाकिस्तान की इमदाद पर कदगन लगाने इस्लामाबाद में जारी जमात इस्लामी का एहतजाज, IPPs के स्कैंडल समेत अहम मौज़ूआत पर तफसीली रोशनी डालेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल में हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, एज आई सी रेड, सो वी आर गोना टॉक अबाउट रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग या वो एक और भी कोई गाना भी है? या आई सी रेड, एवरीबडी लव्स एन आउटलॉ। एवरीबडी लव्स एन आउटलॉ एंड आई सी रेड। आई सी रेड, सो आई सी रेड, उससे तो मुझे याद आया थोड़े रेड फ्लैग्स की बात। लेट्स टॉक अबाउट द आउटलॉज। वो शो के दौरान आप आउटलॉज की भी बात करें, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म है जिससे आप सबसे बड़ा आउटलॉ तो इस वक्त इमरान खान है पाकिस्तान में ना। हाँ, so everybody loves him. Everybody loves him. So we love that song as well. But red flags नजर आ रहे हैं नून लीग को। आपको पता है एक्चुअली बिटवीन यू एंड मी सिर्फ नून लीग को रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। फिर और किसको है? खान साहब को भी रेड फ्लैग नजर आ रहा है काफी अरसे से। अच्छा। और मेरा ख्याल है अब तो वो वाइट फ्लैग्स रेज कर रहे हैं। थर्ड फोर्स को भी रेड फ्लैग नजर आना शुरू हो गया है। अच्छा। हाँ, अब ऑल सारे इधर उधर हर जगह पे रेड फ्लैग्स। अच्छा। हाँ, हर स्टेक होल्डर के आगे उन सबको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो PTI से तवक्को नहीं थी वो ये थी कि वो वाइट फ्लैग्स रेज करे उनके हवाले से जिनको वो कभी ये कह चुके हैं कि जंगल का बादशाह, या इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं कि अगर उनको कुछ हुआ तो वो ज़िम्मेदार होंगे। उन्होंने जो सुलह का पैगाम भेजा है वो खिलाफ़ी तवक्को है और लोग उसको बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हैं। लेकिन कल आपने इसके बारे में बात की कि इससे कोई जादू नहीं चलेगा और कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद थेरीज जो मार्केट में चल रही हैं वो ये कि कोई मैसेजिंग शुरू हुई है बैकडोर। और उसके बाद उमर अयूब साहब ने जब ये कहा कि हम सिपा सालार के साथ मिलकर नून लीग की एफर्ट्स को कामयाब नहीं होने देंगे, तो सिपा सालार का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, इज़्ज़त देना, एकदम जौहरी तब्दीली जो रवैये में और बयानिए में आई, अटैक में थोड़ी कमी आई, उसको लेके बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं। और इस बात में वज़न जो डाल रहे हैं वो मज़ीद बयानात डाल रहे हैं, खुसूसन अगर इमरान खान साहब की हमशीरा करें, अली अमीन गंडापुर साहब आके ये बात करें तो तब वज़न लगता है बात में कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस है और इसे परसू करेगी इस बयानिए को। मैं चाहती हूँ वो बयानात सुन लें हम, ताकि हमें पता चले लहजे क्या बता रहे हैं। जी, जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप न्यूट्रल होंगे, इस मुल्क को चलने दें। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। और हमें कप्तान ने यह शऊर दिया था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। ये न्यूट्रल को जानवर से तशबीह देने वाले या जानवर को न्यूट्रल कहने वाले इमरान खान साहब न्यूट्रलाइज कैसे हो गए हैं? अच्छा, बात यह है आयशा कि मैंने अभी आपसे कहा कि रेड फ्लैग्स सब जगह पे हैं। कहा ना। अब मैं उसकी वजाहत करता हूँ तो फिर इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब रेड फ्लैग्स हर जगह पे हैं। खान साहब के आगे तो रेड फ्लैग काफ़ी अरसे से चल रहा है ना। नवंबर मैं समझता हूँ कि अब एस्टैब्लिशमेंट को भी रेड फ्लैग्स नज़र आने शुरू हो गए हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं ये जो सारी जो अफवाहें चल रही हैं ना, ये कोशिश की जा रही है कि रेड फ्लैग्स की जगह पे वाइट फ्लैग्स ना सबको नज़र आएँ। अच्छा। अब एक सेकंड के लिए रुक जाएं आप अपने आप को, या मैं अपने आप को इमरान खान बना लेता हूँ।
बिकॉज फिर जब तक आप इमरान खान के जूते में नहीं खड़े होंगे आप नहीं समझ सकते कि वो सोच क्या है उसकी, वो कैसे सोचते होंगे। तो मैं अब आज इमरान खान बन के आपकी सोच बताऊंगा। उनके कप्तान चप्पल में पाँव रख के आप करें, मैं करूँगा, फिर आपको समझ आएगी कि क्या हो सकता है, खान क्या सोच रहा है। और मैं लॉजिकली बात करूँगा। एज खान मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है हमें रिलीफ तो मिल रही है जजेस से, मगर अभी भी बड़ा वक्त पड़ा है बिफोर अ न्यू चीफ जस्टिस कम्स। और उस चीफ जस्टिस के बारे में हमें सुना है काफ़ी इंडिपेंडेंट आदमी है, ये नहीं है कि वो प्रो पीटीआई है। तो पता नहीं उस वक़्त क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर उससे पहले बहुत कुछ हमारे ख़िलाफ़ और भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब नए कानून आने शुरू हो गए हैं, इनके डिजिटल वॉरियर्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जिसके साथ और डिमोरलाइजेशन होगी। और अगर ऐसी सिलसिला चलता रहा तो फिर मेरे लिए भी डेड एंड आने शुरू हो जाएंगे। और कल को इन्होंने मुझे मिलिट्री कोर्ट में धर लिया तो मसला बन सकता है। तो इसलिए मुझे भी सोचना है कि किस हद तक मैंने आगे जाना है इनको बदनाम करने में, क्योंकि जितना मैं बदनाम करता हूँ उतना ये क्रैकडाउन की तरफ आते हैं, ठीक है ना। तो फिर मगर मैं और मेरे पास चारा क्या है, मुझे तो कोई छूट नहीं मिल रही, किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमारी बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है कोई। और हमने तो पहले ही कह दिया कि गवर्नमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द पावर होल्डर। हमसे बात करें, लेट्स फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस, मगर वो तो बात ही नहीं करते। तो फिर हमारे पास चारा क्या है, एक्सेप्ट टू कंटिन्यू द अटैक, टू कंटिन्यू द अटैक। और वो अटैक अब हमारी वेबसाइट से भी हो रही है, हमारे सारे यूरोप में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, हर जगह से हमने तो पूरी कोशिश की और हम ठीक ठाक हो रहा है, मगर हमें रिलीफ नहीं मिल रही। और शायद हालात और भी हमारे लिए ख़राब हो सकते हैं। अब हमारे अगर डिजिटल वॉरियर्स को इन्होंने उठा लिया और ये सॉफ्टवेयर जो 30 अरब रुपए का ख़रीदा है इसके साथ हमें ब्लॉक करना शुरू कर दिया, तो हमारा जो बयानिया है, जो बयानिया हम लेके चले हैं वो तो फिर आवाम तक पहुंच ही नहीं सकेगा। तो हमारे पास 2-3 महीने हैं ये स्पेस के अंदर हम कुछ क्रिएट कर लें स्पेस अपने लिए, नहीं तो ये जितनी भी अभी स्पेस है ये भी कम हो जाएगी। अच्छा। तो मैं क्या करूं? एक तरफ अब आप थोड़ी देर छोड़ के मुझे इजाज़त दें कि मैं टोपी पहन लूँ एक। अच्छा, दूसरी तरफ जाने के लिए? जाहिर है दूसरी तरफ भी जाना है ना। टोपियाँ पहनानी है या पहननी है? नहीं चलो मैंने टोपी पहन ली। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या सोच रहा हूँ? हाँ बताएं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस साले की पॉपुलैरिटी तो कम नहीं होगी। अच्छा, तो ऐसे ही है ना। ओहो, आई लाइक दैट। हाँ, इसको हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, ये सॉर्ट आउट हो नहीं रहा है। और ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये भी बस पैदल ही है, ये कोई ख़ास इसमें इनमें जानवान को इतनी नहीं है कि ये इसको टैकल कर सकें। ये तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को टैकल कर रहे हैं, मगर अब हमारे पास क्या चारा है, इन जॉनीज़ को तो रखना पड़ेगा। Once again. और वो जड़ा नवाज शरीफ है वो घर जाके बह गया है, और इधर मरीम भी हमारी पूरी बात नहीं सुन रही, और उधर शहबाज शरीफ जो है कभी इधर फुदकता है कभी उधर फुदकता है। तो यार मज़ा नहीं आ रहा है, इसको कोई टैकल नहीं कर रहा सही, सारा हमारे पे बोझ पड़ा हुआ है। हमारा ख्याल था ये गवर्नमेंट इसको टैकल कर लेगी। अच्छा। और गवर्नमेंट तो जजेस को नहीं टैकल कर सकी, वो भी हमारे खाते में फेंक दिया इन्होंने। तो अब और ऊपर से फिर ये पीटीआई वाले जो अटैक कर रहे हैं, ये तो ठीक ठाक मेरे ऊपर ज़ाती अटैक आ रही है। अब एक तो इंस्टीट्यूशन पे अटैक आ रही है जिसके साथ बेचैनी है इंस्टीट्यूशन के अंदर, फिर वो मेरे ऊपर जो अटैक आ रही है इसके साथ तो और भी बेचैनी होती है अगर एक लीडर के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के लीडर के ऊपर इस किस्म की अटैक आए, और वो ख़त्म नहीं हो रही, वो हर जगह से आ रही है, ज़ाती तौर पे आ रही है। तो यार इसको भी थोड़ी डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। कैरेट एंड स्टिक हम रखेंगे, मगर कोई कैरेट भी ऑफ़र करना चाहिए ताकि डिफ्यूज़ हो सिचुएशन। अच्छा। ये ना हो कि हाथ से ही निकल जाए, ये इतनी अटैक हमारे पे कर रहे हैं, कल को हमारे अंदर जो बेचैनी है वो शायद आर्टिकुलेट ना हो जाए, कोई कह ना दे, तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है अपनी इंस्टीट्यूशन को भी बचाना है, अपने आप को भी ज़रा स्ट्रेंथन करना है, कमज़ोर नहीं होने देना एटलीस्ट। तो मेरा ख्याल है कि इट्स टाइम टू चेंज टैक्टिक्स, थोड़ा कैरेट एंड थोड़ा स्टिक। तो स्टिक तो उन्होंने कानून बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो अब कैरेट तो ठीक है, फिर वो कहता है हमसे बात करनी है तो क्या हर्ज है, कोई एक लाइन खोल लेते हैं इसके साथ। अच्छा। और बड़ा सोच समझ के खोलते हैं, डायरेक्ट नहीं करते इसके साथ, इनडायरेक्ट लाइन खोल लेते हैं इसके साथ। हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या हम इसको कह सकते हैं जिसके साथ ये थोड़ा पीछे हटे।
तो ये हो सकता है कि एक तो अलीमा के साथ एक पैगाम दिया जा सकता है, कोई somebody can go and talk to her, somebody can go and talk to the dentist in Karachi, क्योंकि ये इतने अनरीजनेबल लोग नहीं, ये सुन लेंगे बात और ये जब आगे बात पहुंचा देंगे। हम तो ये डिनाई करेंगे कि हमारी कोई बातचीत इसके साथ हो रही है, हम तो इसके साथ नहीं कर रहे, हमने तो अब इंटरलॉक्यूटर्स ढूंढ लिए। एक आध वकील भी है जो काफ़ी फुदकता है, इधर आता है उधर जाता है, तो कोई लोग इस्लामाबाद में है, कोई पेशावर में है, तो इनको थोड़ा घेरते हैं, इन्हें कहते हैं मसला क्या है, बात करो हमारे साथ, क्या व्हाट इज़ इट यू वांट, हम आपको और हम विल टेल यू व्हाट वी वांट, मगर ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होगा। मतलब ये कोई नहीं कह सकेगा कि हमने इनिशिएट किया है या कोई हाई लेवल पे हुआ है। अच्छा, यानी दावा कोई नहीं कर सकेगा कि भाई अगला एनआरओ मांग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे जी हमें कोई मिलने आया था, मगर ये तो नहीं कहेंगे ना कि DGISI मिलने आया था या DGMI मिलने आया था, ठीक है ना, मतलब है कि या DGC भी मिलने आया था, कोई इधर उधर का कोई मिलने गया, ठीक है, जो कहेगा कि मेरे पास अथॉरिटी है टू टॉक टू यू। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से इतनी आगे की बात बढ़ गई है कि दोनों को खतरे नजर आ रहे हैं एक दूसरे से। ट्रस्ट नहीं आयशा, ट्रस्ट तो खत्म हो चुका है दोनों का। फिर क्या खतरे? जो इनमें से हावी हो गया उन्हें दूसरे ने फटे चुक देने दे। अच्छा। मगर इस वक्त दोनों जो है अंडर प्रेशर है। एक प्रेशर में है, उसकी पार्टी जो है कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक सोचता है, कोई इधर जाता है, कोई पार्टी लीडरशिप के अंदर डिसरे है, कोई कहता है कि गंडापुर जो है वो CIA एजेंट है, कोई कहता है मरवत CIA एजेंट है, कोई कहता है ये एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं। इल्ज़ाम एक दूसरे पे लगने शुरू हो गए। फिर लॉयर्स ग्रुप वर्सेस नॉन लॉयर्स ग्रुप, फिर वो असद कैसर बैठा हुआ है वहाँ, वो अपना लाइन लेके बैठा हुआ है यहाँ, तो इस किस्म की चीज़ तो है ना। और एक ये भी है ना कि भाई उन्होंने जितनी चालें चली सारी एग्जॉस्ट हो गई, कोई काम ना की, तो एक शायद इससे मायूसी भी, देखिए मायूसी भी तो होती है ना जबकि बात आगे ना बढ़े और आपको नज़र ना कुछ आए। मगर अब तो मैं ये समझता हूँ दोनों तरफ से कुछ ये फैसले हुए हैं कि यार कुछ थोड़ा प्रेशर कम किया जाए। अच्छा। PTI भी अपने ऊपर प्रेशर कम करना चाहती है और मेरा ख्याल है दूसरी साइड पे एस्टैब्लिशमेंट भी अपने ऊपर प्रेशर कम करना चाहती है, दोनों की भलाई, दोनों की। तो अब दोनों ने ये सोचा कि बात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि PTI कुछ अरसे से अब शुरू किया है उन्होंने बात कि हम तो सिर्फ उन्हीं के साथ बात करेंगे, किसी और के साथ नहीं बात करेंगे, पास पावर है। तो अब बात ये है कि फिर उन्होंने कहा चलो फिर गल कर लेने हैं, मगर गल आर्म्स लेंथ पे करनी है, कोई पक्की गल नहीं होनी, मगर कम से कम। तो दूसरी साइड कहती है अच्छा चलो बात तो करनी है, तो हमें बताए ना, आर यू सीरियस, आप गेम तो नहीं हमारे साथ खेल रहे। दोनों यही है, वो कहता है कि तू मेरा गेम तो नहीं खेल रहा है, दूसरा कहता है तू मेरा गेम तो नहीं खेल रहा है। तो एक दूसरे को कहते हैं अच्छा चलिए फिर आप पहला कदम आप कुछ करें ना, कुछ गुडविल। दूसरा कहता है तुसी करो ना कोई गुडविल। अच्छा, तो उसने कहा ठीक है हम करते हैं, दूसरे ने कहा हम भी करते हैं। अच्छा, पहल वैसे किसने किया इस राब्ते में? नहीं, अब देखिए यही तो ब्यूटी है ना, क्या ये देखिए खान साहब की तरफ से तो लोग आ जा रहे हैं ना, ओपनिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उधर से जवाब नहीं मिल रहा था, नहीं लाइन बंद, मैंने यही कहा था ना कि इधर से तो कोशिश हो रही है कि हमारे साथ राब्ता करो, बात करो, ठीक। तो वो तो इधर उधर से लोग चल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, मगर आगे से लिफ्ट कोई नहीं करा रहा, तो वो खुल गया। वो मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा कि थोड़ी सी लिफ्ट करा दी, अनब्लॉक कर देते हैं, अनब्लॉक हो गया वो। अच्छा। अब जब वो अनब्लॉक हुआ तो यहाँ बड़ी खुशी हो गई, लो जी वी हैव सक्सीडेड। तो अब मैंने टोपी पहन के कहा अच्छा कि जी फिर आप बताएं ना, फिर आप पहले तो ये अटैक्स जो मेरे ऊपर हो रही है इसको बंद करें आप, ठीक है ना, इसके बगैर तो काम नहीं आगे चलेगा ना, आप इदारे के ऊपर भी कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी कर रहे हैं, इसको तो बंद करें ना। तो सडनली तो उन्होंने कहा चलो जी डन हो गया, हुण तुसी की करोगे साढ़े वास्ते, देखो ना, फिर वो भी तो है ना लेन देन। तो इन्होंने कहा, तो इन्होंने सडनली जिस मुझे पहले वो गालियां दे रहे थे, अब मुझे सिपा सलार बना दिया है, अब मुझे बड़ी इज्जत के साथ बात हो रही है मेरे बारे में, हो रहा है ना। तो चलो जी हमने कर दिया, ठीक है, अब आप करें हमारे लिए क्या करना है आपने, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप तो इस गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं, हिलते नहीं हैं, इसको लेके चल रहे हैं आप। तो मैंने कहा तो फिक्र ना करो, जाज साहब को कहा कि ज़रा इस गवर्नमेंट पे आ जाओ, अच्छा, ताकि समझ आ जाए कि हम और इशू IPPs का बना लिया, क्योंकि IPPs के अंदर ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो PPP और PMLN के लोगों की या उनके सिंपैथाइजर्स की हुई है, PTI के भी कुछ लोग हैं, और उसके बाद में PTI के लोग भी आ गए। तो गौर एजाज साहब ने सडनली बंदूकें खोल दी IPPs के ऊपर। वो
पोजीशन ये ले रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बुरा है, मगर एक्चुअली ये ही इज हिटिंग आउट एट द गवर्नमेंट कि भाई कुछ करे ना, उसी गवर्नमेंट का जिसका अभी अरसा पहले हिस्सा थे ये, अब उनको अटैक कर रहे हैं। बेसिकली ही इज पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट गेम। तो वो जैसे उनको हुक्म होगा वो करेंगे। तो इन्होंने कहा होगा गौहर साहब को कि पै जाओ, थोड़ा जहा गवर्नमेंट को खड़काओ, थोड़ा जहा IPPs का करो, बिकॉज ये IPPs बड़े अनपॉपुलर है और ये PTI को खुश सेट हो जाएगी। और एक और चीज़ ये कि इससे पहले IPPs के बारे में इतनी बात नहीं हो रही थी जितनी इनके शुरू होने के बाद। हाँ, और इन्होंने सारी डिटेल्स दी जो कोई भी नहीं ला रहा था सामने। शुरू की और यहाँ तक कि अब सारे लोग IPPs ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने कहा लो जी गवर्नमेंट के ऊपर अटैक आ गई है, खुश हो। इसका ये मतलब है कि हमने सारे अपने अंडे इनके साथ नहीं रखे हुए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ये तो गुड न्यूज़ जो आपने ये हो गया। अब अगला स्टेप, अब वो अगला स्टेप क्या है कि PTI मांग क्या रही है। PTI तो बहुत कुछ मांग रही है ना। PTI तो कहती है इलेक्शन कराएं, फ्रेश इलेक्शन कराएं और रिलीज करें खान साहब को। ठीक, उन्होंने आगे से कहा होगा या मैंने कहा होगा कि देखें वो तो बड़ा मुश्किल है, दैट यू नो दैट्स नॉट, वो तो मैक्सिमम डिमांड है ना आपका, वो बाद में बात हो सकती है कि, मगर अभी ये है कि अभी तो आपका एक इशू है ना कि आपको सीटें नहीं मिल रही पार्लियामेंट में। ठीक है ना, वो तो देखें ना, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट जो है आपके, आई कैन सॉर्ट देम आउट, कोई ऐसी बात नहीं। आई सेंड अ मैसेज, मगर यू हैव टू देन टेल मी दैट यू विल बिहेव इन पार्लियामेंट। ये तो नहीं कि आपको सीटें मिल जाएं और आपने वहाँ हर किस्म की रुकावटें क्रिएट कर दें जिसके साथ इकोनॉमी का असर हो जाए। दैट वी विल नॉट अलाउ। हमें सम गारंटीज चाहिए दैट यू विल नॉट डिसरप्ट द इकोनॉमिक रिवाइवल या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का प्लान है अपना। ये नहीं कि आप अमेरिका में जाके IMF के ख़िलाफ़, और ये भी आपको बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चले हम करते हैं, बट हमें पहले पार्लियामेंट के अंदर तो सीटें तो दे। फिर कहा वो हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, वो एज वी मूव अलोंग वो भी हो जाएगा, महीना 2 लगेंगे, हो जाएगा, वो कोई ऐसी बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन वैसे भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ये हो जाएगा, ये हो सकता है, मगर उसके लिए हमें गारंटीज चाहिए ना कि आप फिर गड़बड़ नहीं करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, तो उसने आगे से फिर वो कहते होंगे नहीं वो तो ठीक है, मगर जब हमारी मेजॉरिटी होगी पार्टी की तो फिर जनाब फिर हमें गवर्नमेंट चाहिए, फिर हमें गवर्नमेंट चाहिए। और कहा बाजी गवर्नमेंट दोनों हमें मिल जाएगी, तुम पहले गारंटियाँ दे दो कि तुम गड़बड़ नहीं करोगे। गवर्नमेंट आ गई तो फिर क्या होगा, आप फिर यही शुरू कर देंगे ड्रामे और फिर ये शुरू हो जाएगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने कहा तो फिर उन्होंने कहा फिर ये है कि गवर्नमेंट भी मिल सकती है अगर सही सूरत हाल हो। कि जी वो क्या है, वो ये है कि फिर खान साहब जो है वो ही कांट भी प्राइम मिनिस्टर, वो घर बैठे, नवाज शरीफ घर बैठा है, वो भी घर बैठे। एक ट्रांजिशन पीरियड जो है ये बातें हो सकती हैं आगे जाके, अभी नहीं हो रही मगर ये हो सकती हैं, ये कांट बी रूल्ड आउट। अच्छा, तो गवर्नमेंट आप देने के लिए तैयार है हमें कि मगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। Stage 1, you get your seats with good behavior, but so no destabilization, no attack on the institution, no attack on me. ठीक, and take it easy, step by step. आपकी rehabilitation has to be step by step. तो हम आपको पहले तो सीटें दे देंगे सारी। अच्छा, Stage 1. Stage 2 में if everything is going according to plan, तो we might ask the People's Party कि वो आपके साथ कोalition गवर्नमेंट बना ले और KP और इस्लामाबाद आप रख लें और PPP जो है वो पहले ही अपना हिस्से ले चुकी है, प्रॉब्लम नहीं है वो सिंध में और बलूचिस्तान में उन्होंने इशू नहीं है उनका। बाकी रही नून दायदे है ना, इजी काम इजी को उनको तो पता है वो कैसे आए, ऐसे ही उनको पता लग जाएगा जब जाना होगा। वी डोंट हैव एनी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, हमारे तो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप दोस्ती वोस्ती हमारी किसी के साथ नहीं, हमारे तो इंटरेस्ट होते हैं, दे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। पंजाब से भी आउट कर दें तो ऑल दैट इज़ पॉसिबल। अच्छा अच्छा, मगर अभी ये है कि पहले आप तो पीछे हटें, हम भी थोड़ा पीछे हटते हैं, आप भी थोड़ा पीछे हटें, स्टेज वाइज चले ना इस चीज़ को। अच्छा जी ठीक है, तो फिर चलें फिर स्टेज 1 तो करें ना। तो स्टेज 1 ये है कि जी चलें फिर हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, हम आपको अटैक करना बंद कर देते हैं, ठीक, और लेट्स मूव ऑन दिस फ्रंट। पहली स्टेज ये है कि हमारी सीटें हमें मिल जाएं। अच्छा, उसके साथ गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, सीटें मिल जाएंगी, ठीक, और हम अपनी अटैक ऑन द इंस्टीट्यूशन बंद कर देते हैं। अब बात यह है कि ये इस किस्म की बातें आर्म्स लेंथ पे हो सकती हैं। अच्छा, ये नहीं है कि मेरी और इमरान खान की बात हो रही है या इमरान खान और
एज मी इमरान एंड ऊपर टोपी वाले, डायरेक्ट कोई बात नहीं हो रही, आर्म्स लेंथ से। अब आर्म्स लेंथ में मैं नहीं समझता कोई फौजी गया होगा अच्छा बात करने के लिए। अगर बात तो ज़रूर शुरू हुई है, मगर फौजी नहीं गया होगा कोई। फौजी ने किसी सिविलियन को भेजा होगा या इनडायरेक्टली कांटेक्ट किया होगा। अच्छा। और ऐसे फौजी हैं जिनके तल्लकात हैं विद पीपल इन द पीटीआई, और उनके ज़रिए मैसेजेस कैन बी कन्वेड, जो कि ये हो कि ऑथेंटिक मैसेज है, ये नहीं है कि हवा में कोई मैसेज है। अच्छा। अगर कोई सीनियर फौजी एक सीनियर सिविलियन को बुला के कहता है कि गो एंड डू दिस, अच्छा, तो वो फिर एक सीरियस चीज़ ली एस्टैब्लिश्ड हो जाती है ना वो। तो ये जो सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं कि डेंटिस्ट साहब भी हरकत में आए हुए हैं, और उधर फवाद चौधरी साहब भी तो एक्टिव, अलीमा भी एक्टिव हैं, फवाद चौधरी साहब, और आज आपने देखा या आज या कल मुसद्दक मलिक साहब ने भी एक चाल चल दी कि एज गवर्नमेंट वी आर रेडी टू टॉक। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पैगाम गया होगा ना आयशा, उनको भी तो पैगाम गया होगा ना कि तुसी भी एक चाल चल। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है, वो जो नेगोशिएशंस की आप पहले बात कर रहे थे कि आपस में ये बातचीत मुमकिन तौर पर हुई होगी या हो सकती है, उसमें आपने एक तरफ की रिलैक्सेशन की बात की, एक साइड ज़्यादा मांग रही है, जो दूसरी साइड है वो सिर्फ अटैक कम करने की बात कर रही है, अटैक ख़त्म करने की बात कर रही है। 9 मई फ़ौज भुलाने को तैयार नहीं है। क्या ऐसा भी आप आने वाले दिनों में होता देखेंगे कि 9 मई के वाक़े के ऊपर बाकायदा माफ़ी मांगी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की तरफ से या इमरान खान की तरफ से? नहीं, दैट वुड बी बैड। अगर वो माफ़ी मांग ली तो रह के गया पीटीआई के पास, वो तो यक्का है, वो यक्का, उधर भी यक्का इधर भी यक्का है। ये माफ़ी नहीं मांगेंगे और वो माफ़ नहीं करेंगे, ये तो लास्ट स्टेज होती है, ये पहली स्टेज नहीं होती। अच्छा, वो लास्ट पीटीआई आज माफ़ी मांग लेती है तो पीटीआई का बयानिया ही उड़ जाता है सारा। इससे ये माफ़ी से मुराद ये है कि फिर हमने किया ये काम, हाँ, हमने गद्दारी की है, हाँ, हमने इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया है, बगावत किया हमने, तो फिर तो उड़ जाते हैं ना। हाँ, तो लेकिन तस्लीम किया ही नहीं जा सकता, ये एक और दम वो से इसीलिए चाहते हैं कि आप माफ़ी मांगे। हाँ, ये नहीं कह रहे कि माफ़ी का मतलब ही है कि यस वी आर गिल्टी। बंदा गिल्टी हो तो माफ़ी मांगता है ना, जो इनोसेंट हो उसने क्या माफ़ी मांगनी है। लेकिन ये बैकडोर ऐसा हो सकता है कि ऐसी पैगाम रसानी की जाए कि हम शर्मिंदा हैं वाकई, और आप ज़रा इस मामले में नहीं, नरमी ऐसे नहीं होता आयशा। नेगोशिएशन शर्मिंदगी कोई नहीं होती, वो इट्स एडमिशन किसी किस्म की करनी नहीं है। इसीलिए तो वो कह रहे हैं हम तो, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम कहीं भी जाकर डेमोन्स्ट्रेशन करें, ये जीएचक्यू हो या कहीं और हो, डजंट मैटर, वी हैव अ राइट टू डेमोन्स्ट्रेट एज लॉन्ग एज इट्स अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, एंड बाय द वे द लॉ डजंट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के बाहर कर सकते हैं, पार्लियामेंट के बाहर कर सकते हैं, तो जीएचक्यू के बाहर क्यों नहीं कर सकते? जीएचक्यू इज अ subordinate department of the Department of Defense under the Constitution. तो ये किसी किस्म की तस्लीम नहीं की जाएगी। इसको नहीं मानेंगे कि हमने कोई साजिश की थी, हमारा कोई मकसद ये था, और दूसरी तरफ से वो प्रेशर रहेगा कि माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो। वो ये तो नहीं कह रहे कि तस्लीम करो, मगर इनडायरेक्टली तस्लीम ही होगी ना कि हमने अफसोस का इजहार कर लें, ये नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि बयानिया पिट जाएगा अगर ऐसा करते हैं, लेकिन क्या ये एकदम यू टर्न लेने से या सिपा सालार दोबारा एहतराम के लक़ब और इन बातों की तरफ आने से पीटीआई का सपोर्टर परेशान है कि डील हो गई? बिल्कुल नहीं, पीटीआई का सपोर्टर ब्लैक इज़ ब्लैक एंड वाइट इज़ वाइट। वो पीटीआई जो इमरान खान कहेगा वो इज़ राइट। अच्छा। आज इमरान खान कह रहा है कि मैं बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, कल वो यही इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के और हुकूमत करना चाहेगा, तो पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो कहेंगे वाह वाह दिस इंस्टीट्यूशन इज़ ग्रेट। आज कह रहे हैं दिस इंस्टीट्यूशन। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट है, इट्स नॉट एन एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट। Then this is not an anti-establishment movement. This is a movement to bring the establishment on the side of इमरान खान। इसके आप साइड्स लें। देखिए, इसी तरीके के साथ जब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान कहता था कि न्यूट्रल, तो होती कोई नहीं चीज़, यही कहता था, जानवर होता है, जानवर होते हाँ, हैं, मतलब उसका माइंड नहीं होता। आज मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ होगा कि न्यूट्रल क्या बात हुई। ठीक है, आप समझे? हाँ, वो इसी को लेके तनकीद करें। न्यूट्रल, नो देयर इज नो सच थिंग। चलें, कौन सी पार्टी कौन से गियर में है, इस पर हम बात करें। तो ये मैं समझ रहा हूँ, जाते जाते कह दूं कि ये अब गेम प्लेइंग चल रही है, ठीक है, दोनों साइड से, टू डिफ्यूज टेंशन। और ये सीरियस है, ऐसा हो सकता है? मुझे आपका एनालिसिस इस पे चाहिए। क्या? ये आपने जो भी बताया, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। वो पीछे हटेंगे, ये पीछे हटेंगे, फिर ये ख़राब हो जाएगा काम, फिर गड़बड़ होगी, फिर खान अपनी लाइन चेंज करेगा। अच्छा। और ये मामला चलेगा। अभी इन द नेक्स्ट मंथ और 2 कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये इस तरीके के साथ भी, इस टेंशन के साथ भी मामला
मुल्क नहीं चल सकता। तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट तो करनी है, और वो किस टर्म से होगी, कैसे होगी, उसमें जुडिशरी का क्या रोल होगा, क्या फाइनल मुस्लिम लीग नून का क्या रोल होगा, पीपल्स पार्टी का क्या रोल होगा, ऑल दैट मैं नहीं समझता कि नेगोशिएशंस के जरिए वो हो सकता है। ठीक है। कोई क्राइसिस होगी जिसकी वजह से एक साइड या दूसरी साइड पीछे हटेगी, ठीक है, और वो कमजोरी का इजहार होगा पीछे हटना, and then we will move forward। वो क्या होगा और कब होगा I can't say। पता नहीं अब क्राइसिस की नौयत क्या होगी जो इनको बातचीत पे, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और वो नून लीग जो कुछ दिन पहले तक पाबंदी लगाने की बातें कर रही थी, अब वो मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, लेकिन सिग्नल अगर कहीं और से पीटीआई को रिसीव हो गया तो नून लीग को लिफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे और क्यों कराएगी, ब्रेक के बाद आएंगे बात करेंगे। शो में एक बार फिर खुशामदेद। कॉन्स्पिरेसी थेरीज पाकिस्तान में और सियासत में हमेशा चलती हैं, हमेशा। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट की जब बॉन्डिंग थी तो नून लीग ने उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश की, और अब वो वक्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ये जो लव बॉन्ड है या फेयर है, इसके दरमियान अपनी जगह तलाश की जाए। उस पर आपने एनालिसिस भी दिया। मुसद्दिक मलिक साहब बहुत गुस्से में दिखाई दिए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है वो शामिल करूंगी मैं, फिर उसके बाद समझना चाहती हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, नून लीग किस मूड में है। जी, हम कहते हैं बात करें, आप कहते हैं धरना करें। बात करें या धरना करें, हम कहते हैं कि आइए बैठे सुलझाएं। तो भाई बात करो, बर्बाद नहीं। बात करो, बर्बाद मत करो। सुलझाओ, उलझाओ मत। को करेंगे, हमें हटाना हटा दें। हम तो पहले आपको कह रहे थे, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें आए, क्यों नहीं लिया आपने? जब हमने आपको कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? हम दोबारा आपसे कहते हैं आइए बात करें। ये तो बड़े कूल माइंडेड, बड़े नरम को हैं, ये इनको गुस्सा क्यों इतना है? नहीं, गुस्सा नहीं है, इट्स अ वे ऑफ आर्ग्यूइंग। गुस्सा नहीं है। अच्छा, मुसद्दक इज बेसिकली सेइंग दिस कि यार अब हम तो हमेशा तैयार थे बात करने के लिए, यू आर द वन हु इज नॉट बीइंग टॉकिंग टू अस। तो अब ये धरने शरने बंद करें। अच्छा, मैं आपको बताऊं क्यों मुसद्दक बोला है। इशू तो ये है ना, क्यों ये उन्होंने बात कही है। इनको भी कहा गया है कि ओए देखो, आप लोग तो हमारा मदद ही नहीं कर रहे हो इसको, पीटीआई को टैकल करने में, जैसे आपने हाँ कहा। तो आप भी एक बात तो ये शुरू करें ना कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, ताकि हम जो इशारे कर रहे हैं उसको थोड़ी सी मकबूलियत मिले। ठीक है। तो आप भी ये कहें इसको कि हम तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। और ये जो धरने शरने हैं इनको बंद किया जाए, क्योंकि ये उधर से भी तो यही पैगाम आ रहा है ना, टोपी वाले से भी तो यही पैगाम आ रहा है ना, मैं यही पैगाम दे रहा हूँ ना, तो कि भाई धरने शरने बंद करो, गाली गलोच बंद, ठीक, और लेट्स स्लोली मूव फॉरवर्ड। तो और आप तो ये भी मुसद्दक भी वही कह रहा है। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं खुश नहीं हूँ विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस गवर्नमेंट। अभी तक इन्होंने मईशत के ऊपर भी काबू नहीं किया सही तरीके से। IMF के साथ भी मेरे हिसाब से नेगोशिएशंस तकड़ी नहीं की। तीसरी चीज़ ये कि अवाम को न्यूट्रलाइज नहीं किया, कोई बयानिया नहीं बनाया अभी तक जिसके साथ अवाम थोड़ी समझे मुश्किलों को। वो आप नहीं कर सके। और अब ये ताजर वाजर ये सारे शुरू हो गए हैं। ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और आप लोग कर क्या रहे हैं? सारा आपने हमारे पे बोझ कर दिया। आप तो बस बैठे हुए और कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? आप कुछ मिल नहीं रहा, इधर उधर आनियों जानियों से भी नहीं मिल रहा। ऐसे तो कुछ नहीं मिलना। तो मतलब है ये कोई डिलीवरी भी तो दे ना। ये सारा बोझ जो है, अब जमात भी खड़ी हो गई है, अब वो भी खड़ा हो गया। अब तो इसलिए मेहरबानी करें, कुछ शो सम रिजल्ट्स। सारा हमारे पे बोझ ना डालें। तो अभी पिछले याद में मैंने आपसे कहा था कि कुछ अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि नून लीग की तरफ से ये कहा गया है कि देखें हम इकॉनमी को देखते हैं और आप देख लें बाकी सारी चीजें। देखें। आप इमरान को भी आप देख लें, और टेररिज्म को भी आप देख लें, और टेररिज्म को भी आप देख लें। हमारे पास तो वैसे ही पावर नहीं है। तो हम तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए आए थे यहाँ। और इदारे भी सारे आपके कंट्रोल में है, पुलिस भी आपके पास है, रेंजर्स भी आपके पास है, तो इंटेलिजेंस एजेंसी भी आपके पास है। हमारे पास तो है कुछ नहीं, तो हम कैसे टैकल करेंगे? तो हम तो यही है कि आपने फाइनेंस मिनिस्टर दे दिया हमें, हमने उसको दे दिया कि करो भाई, हम तो उसकी रुकावट नहीं कर रहे। तब ये तो फिर आप ही के एजेंडे के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अब आप हमें कह रहे हैं कि ये भी करो वो भी करो, हमसे नहीं होगा वो, तो आप ही करेंगे ये। तो इधर से तो ये लाइन जा रही है ना। वो कहते हैं कि यार सारा बोझ साढ़े से पार था। तो इसीलिए उन्होंने भी थोड़ी सी डील ओपनिंग क्रिएट की है ताकि प्रेशर कम हो उनके ऊपर। उधर खान साहब ने थोड़ी सी ओपनिंग क्रिएट की है कि PTI के ऊपर भी बड़ा सख्त प्रेशर है। इसलिए आई थिंक दोनों साइड ने थोड़ी सी स्टेप बैक की है। बट इसका ये मतलब नहीं है, आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि एस्टैब्लिशमेंट तैयार हो गई है
कि इमरान खान के साथ कोई ऐसी डील हो जिससे ही कम्स बैक टू पावर इन द नियर फ्यूचर। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये अब ये ऐसी सोच ही नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। और आई एम सेइंग दिस। और अगर खान साहब का ये ख्याल है कि इसके साथ ये होगा, ये नहीं होगा, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस किस्म की जब सिचुएशन हो जाए, इतने शदीद किस्म के और सख्त इख्तलाफात हों, कॉन्फ्रंटेशंस हों, तो उसके लिए डिफ्यूज़ करने के लिए वक्त लगता है। और अभी जो PTI है, दे आर यूजिंग, दे होपिंग एंड प्रेइंग कि जुडिशरी जो है उनको रिलीफ देगी। अभी तक तो उनको रिलीफ मिल रही है। एंड आई थिंक ये भी एक सोर्स ऑफ प्रेशर है कि वो PTI ने कामयाबी के साथ एक सोर्स ऑफ प्रेशर क्रिएट कर लिया है आउटसाइड द PTI। तो अब देखिए ना, अगर आप टोपी पहना दें फिर 2 मिनट के लिए, तो एक तरफ जुडिशरी मेरे पे प्रेशर डाल रही है, एक तरफ PTI जो है उनके सोशल मीडिया मेरे पे। अब मैं PTI को तो बंद कर दूंगा, जेल में भी डाल दिया, और अब वो कानून भी मैं ला रहा हूँ लोगों को, तो ये कुछ हद तक तो मैं कंट्रोल कर लूँगा। मगर यार ये बाहर भी बैठे हुए हैं, अमेरिका में भी बैठे हुए हैं, जिनीवा में भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस को भी मेरे खिलाफ कर रहे हैं, तो प्रेशर तो है ना। आई डोंट लाइक इट, बट व्हाट कैन आई डू। और ये गवर्नमेंट जो है, इट इज़ नॉट एबल टू रिलीव दैट प्रेशर। इनके पास कोई ऐसा फॉरेन मिनिस्टर नहीं है जो जाके हम पाकिस्तान का स्टेबिलिटी का बयानिया पेश करे, और वो वन साइडेड सारा जा रहा है। तो इनकी फॉरेन ऑफिस भी ठीक नहीं काम कर रहा। सो यू नो, इस किस्म के भी तो इश्यूज बन जाते हैं ना। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं होने वाली। अच्छा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि काजी फायजीसा घर जाएं। सुप्रीम कोर्ट में फिर से प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ। प्रेशर तो ऑलरेडी काफ़ी है। इनफैक्ट हुआ ये कि काजी फायजीसा को साइडलाइन कर दिया गया है, और अब जो सारा प्रेशर है, अदर जजेस आर नाउ मूविंग इन। हाँ, 2 अगस्त तक चैम्बर वर्क कर रहे हैं वैसे भी। तो मेरा ख्याल है कि अब PTI इज़ होपिंग फॉर द चेंज इन कमांड, एंड दे आर थिंकिंग कि वो वक्त आएगा इन द सुप्रीम कोर्ट, वो वक्त आएगा कि देन वी कैन पुट लॉट ऑफ प्रेशर। व्हाट पीपल्स पार्टी इज डूइंग? हाँ, बिलावल एंड जरदारी साहब कोई ऐसे बयानात नहीं दे रहे। जाहिर है कि उनको नजर आ रहा है कि ये गेम लड़ाई झगड़ा उनका नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा है एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट का और नून लीग का, और दूसरी तरफ PTI का। ये पीपल्स पार्टी का तो झगड़ा है ही नहीं। हाँ, वो तो आराम से बैठे हुए हैं, उन्होंने आराम से अपनी इलेक्शन जीती है जिस तरीके से हमेशा जीतते हैं, और बलूचिस्तान में भी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली है जिस तरीके से वो बनाते हैं। उन्होंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं की है जिसके साथ वो डिपेंडेंट हो गए हैं जी। तो इसलिए वो तो बड़े चुप करके आराम से बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं गेम किधर जा रही है, और जहाँ भी जाएगी, जहाँ हुक्म होगा वहाँ हम चले जाएंगे। उनका कोई लव लॉस तो नहीं है नून लीग। हाँ। और अभी कल ही मैंने कहा कि वो प्रेसिडेंट साहब आते हैं जाते हैं, और कोई सलाम दुआ नहीं है, और इंडिकेशन की सलाम दुआ नहीं है एंड सो ऑन। उनके भी बड़े गिले हैं इनके साथ कि भाई आपने हमें अकोमोडेट सही नहीं किया। तो वो बड़ी क्लियर कट है। तो उन्होंने सपोर्ट इनको इसलिए किया, वो ऊपर से हुक्म आया करो इनको सपोर्ट, दैट्स इट। ठीक है। और कमर ज़ुबान कायरा साहब ने भी ये इशारा दिया कि अगर दुश्मन से बात हो रियासत के मफाद के लिए, तो मुल्क के अंदर जो कुव्वतें हैं उनसे बातचीत क्यों नहीं हो सकती। तो पीपल्स पार्टी ऐसी सियासत कर रही है कि वो अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। हाँ, वो ये नहीं कह रहे कि ये इस हुकूमत के लिए बातचीत। हाँ, वो कह रहे हैं कि कल को उन्हें जरूरत पड़ गई बातचीत करने की। हाँ, तो वो तैयार हैं। ठीक है। जब इशारा आया कि बातचीत करो, वो जाके लपक के पहुंच जाएंगे बातचीत करने। ठीक है, चलें, ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत, और मजीद बात एक ब्रेक के बाद। तो मैं एक बार फिर खुशामदीद, और अब सेठी साहब से आपके सवालात। इरफान मस्कत से, ये जो हमारे कौमी लीडर बिलखसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, ये जो आवाम को बयानिया देते हैं, क्या इनका बयानिया आवाम की फलाह बहबूद होना चाहिए? क्या इनका बयानिया मुल्क की तरक्की और खुशहाली होना चाहिए, या इनका बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए? मैं ये बात समझने से कासर हूँ कि जब कोई हमारा कौमी लीडर एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया देता है तो वो पॉपुलर हो जाता है। क्या ये मुल्क के लिए अच्छा है? क्या सियासतदानों को ये जेब देता है कि वो ऐसा बयानिया बनाए जिससे अवाम के दिलों में फौज के लिए नफरत पैदा हो जाए? खुद को अवामी लीडर कहते हैं, तो फिर अवाम ही की बात करे ना। जी अच्छा, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं। आप इसको देख रहे हैं कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ करके पॉपुलर हो जाते हैं, और क्यों ये करते हैं? अब अगर आप इनसे पूछें आप, तो वो भी हक बजा हैं। वो कहते हैं हम तो कभी भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ नहीं बनाते, हम तो इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेके पावर में आना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत करना चाहते हैं। मगर होता ये है कि हमें काम नहीं करने दिया जाता, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे नाराज़ हो जाती है, हमसे खुद लेके आती है, फिर नाराज़ हो जाती है, फिर हमारी छुट्टी करा देती है, और हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमारी छुट्टी करा देती है। तो फिर हम कहाँ जाएँ? तो फिर उस स्टेज पे जब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो फिर हम कहते हैं कि जी हमारे साथ ये हुआ।
और वो जब हम ये बात करते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ़ होती है, और जब वो तकलीफ़ होती है तो फिर प्रेशर पड़ता है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फिर वो सोचों में पड़ जाते हैं कि यार हमारा मुंह कैसे बंद किया जाए। इतनी देर में वो जो जिसके साथ वो बैठे होते हैं उनके साथ झगड़े शुरू हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, और फिर वो हमसे फिर से दोस्ती हो जाती है, और जिसके साथ बैठे होते हैं उसको फारग कर देते हैं, हमें वापस ले आते हैं। तो हम तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ नहीं बनाते, हमें कंपेल किया जाता है क्योंकि हमें चलने नहीं दिया जाता, और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर नहीं चलने दिया जाता। इसीलिए तो नवाज शरीफ कहता है मुझे क्यों निकाला, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा, और अब खान साहब भी वही लगे हुए मुझे क्यों निकाला। उससे पहले जुनेजो कहता था मुझे क्यों निकाला, भुट्टो कहता था मुझे क्यों निकाला, सारे यही कहते हैं। और सबको लाने वाले कौन थे? इस्टेब्लिशमेंट लाने वाली थी। भुट्टो साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट लेके आई एक हद तक, इट्स ट्रू कि अयूब खान की गवर्नमेंट के अंदर उनको लाया गया। फिर जब उन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई और जब इशू बना कि इधर हम और उधर तुम, उस वक्त तो पावर जानी चाहिए थी ईस्ट पाकिस्तान को, तो इस्टेब्लिशमेंट ने भुट्टो साहब का साथ दे के उनको ले आए। तो मतलब है कि उसके बाद फिर भुट्टो साहब की छुट्टी हो गई सब, फिर लेके आए बेनज़ीर भुट्टो साहबा को, उसकी छुट्टी करा दी। फिर नवाज शरीफ को लेके आए, फिर नवाज शरीफ की छुट्टी करा दी। फिर बेनज़ीर को लेके आए, फिर बेनज़ीर की छुट्टी करा दी। फिर नवाज शरीफ को लेके आए, मार्शल लॉ लगा दिया, बहुत हो गया जी। तो अब बात यह है कि इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो है ये आउट ऑफ कंपल्शन आता है, ये शौक़ से नहीं आता। उसकी वजह ये है कि सबको पता है कि रियल पावर कहाँ है, और सब यही चाहते हैं कि हम उस रियल पावर के साथ मिलकर हुक्मरानी करें। तो ये कहना कि जी सारे एंटी इस्टेब्लिशमेंट क्यों हो जाते हैं और सोशल वेलफेयर की बात क्यों नहीं करते, आपको सवाल ये करना चाहिए, ये नहीं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट क्यों हो जाते हैं, ये कि जब ये पावर में भी होते हैं तो ये क्यों सोशल वेलफेयर की बात और आवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए क्यों नहीं ये कोई ऐसे इकदाम करते, ये क्यों वही पुराने पॉलिसीज़ और पुरानी लूट मार वही चलती रहती है। और खान साहब के ज़माने में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ, टोटल डिसअरे ऑफ पॉलिटिक्स, डिसअरे ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो जिसकी वजह से फिर इस्टेब्लिशमेंट फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और फिर इस्टेब्लिशमेंट सोचती है यार इन्हों कढ़ो किसी और ले आओ। तो यू नो, सो आई जस्ट वांट यू टू जस्ट रीफ्रेज दिस होल थिंग। ये नहीं है कि एवरीबडी इज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट। अब बात यह है कि दूसरा इशू इसका ये कि आप कहते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है। भाई साहब मैं आपको याद दिलाऊँ, इस मुल्क में एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा कभी भी पॉपुलर नहीं था। इस मुल्क में पंजाब के अंदर और KP के अंदर ख़ुसूसन और आज़ाद कश्मीर में इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज की बहुत इज़्ज़त थी। सिर्फ एक ऐसा आया था 1971 में कि थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन ईस्ट पाकिस्तान, और जो जंग हम हार गए थे। अगर अदर देन दैट बहुत इज़्ज़त थी। तो ये क्यों, वो इज़्ज़त कहाँ चली गई, अब कैसे गई? वो यही हुआ कि वो लोग भी ये देखते हैं कि यार ये कोई भी हुकूमत आती है वो लाते हैं फिर छोटी करा देते हैं, चलने नहीं देते, और ये क्यों है ऐसे? और इसलिए अब पहले तो आप समझें कि एक तबका था जो कहता था कि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा यही करती है, और बेसिक प्रॉब्लम पाकिस्तान का है कि ये बहुत ऑल पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है। मगर बाकी जो पाकिस्तानी थे पंजाब में ख़ुसूसन और KP में, वेरी प्रो इस्टेब्लिशमेंट, प्रो आर्मी, प्रो मिलिट्री, कांट डू एनीथिंग रॉन्ग, हमारे हीरोज़ हैं, गाने बने, सारा कुछ हुआ। तो अब बात यह है कि इतनी इंटरफेरेंस और इतनी इंटरवेंशनिज्म के बाद जबकि मामले हल नहीं हुए, तो अब लोग भी समझ, अब नई जनरेशन आ गई है, दुनिया में उन्होंने देखा है कि इस किस्म की इंटरवेंशंस कहीं और नहीं होती जितनी यहाँ इंटरवेंशंस होती हैं। इसीलिए अब लोग कहते हैं यार किसी गवर्नमेंट को चलन तो दो, बुरी है अच्छी है चलने तो दे। तो ये इसीलिए ये बयानिए भी आना शुरू हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ योर क्वेश्चन इज़ relevant but misplaced. The day the constitution is followed, establishment अपना रोल अदा करे जो उसका constitutional role है, which is a very important, powerful national security role. All facilities will remain, but ये जो interference है, किसी को चलने नहीं देना, let the awam kick people out and bring people in. Thank you. इस नौयत के और भी बहुत से सवाल ये भी जानना चाह रहे हैं लोग कि सियासतदान खुद ऐसे काम करते हैं कि इन्विटेशन देते हैं या इंटरफेरेंस करनी पड़ती है। ऐसे बहुत से सवालात मज़ीद अगर आप जानना चाहें तो नंबर आपके सामने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।